गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हम कर रहे थे क्लास 11th का बहुत ही बढ़िया टॉपिक आवर्त सारणी। और इसमें अपने आज पढ़ेंगे आवर्त सारणी का इंट्रोडक्शन, आवर्त सारणी को कैसे बांटा गया है, कितने भाग है इसके, और क्या क्या इसमें बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं। तो करते हैं पहले स्टार्ट। देखो आवर्त सारणी के देखो 4 भाग करेंगे, ठीक है। पहला भाग है ये, और पहला भाग ये, इसे बोलते हैं एस ब्लॉक तत्व। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक तत्व। दूसरा भाग आता है ये पी, जिसे बोलते हैं पी ब्लॉक तत्व। पी ब्लॉक तत्व। इसके बाद में आता है डी, जिसे बोलते हैं डी ब्लॉक तत्व। क्या बोलते हैं बच्चों? डी ब्लॉक तत्व। डी ब्लॉक तत्व, ठीक है। और सबसे लास्ट में आता है एफ ब्लॉक तत्व, यानी 57 से लेकर 57 के बाद में यहाँ पर डाल देते हैं 14 तत्व आते हैं, और 89 से लेकर ये 14 तत्व, इन्हें बोलते हैं एफ ब्लॉक तत्व। क्या बोला जाता है बच्चों? एफ ब्लॉक तत्व बोला जाता है, ठीक है। तो ये अपने पास एफ ब्लॉक तत्व हैं। पहले इसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं, फिर अपने इसको बहुत ही बढ़िया ढंग से करेंगे। एस ब्लॉक तत्व, इसके 2 पार्ट है। देखो पहला जो पार्ट है इसे बोलते हैं, इसमें सारी क्षार धातुएं आती हैं, इसलिए इसे क्षार धातु वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार धातु वर्ग धातुएं, ठीक है। और इसमें आते हैं क्षार मृदा धातुएं। क्षार मृदा धातुएं। तो ये जो वर्ग है ये ज़्यादातर क्या करते हैं? क्षारों का निर्माण करते हैं, बेस बनाते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? क्षार धातुएं। क्लियर? तो एस ब्लॉक इसलिए बोला जाता है कि इनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन आता है वो एस उपकोष में आता है। क्लियर बच्चों? अब देखते हैं। वैसे ही पी होते हैं प्रधान तत्व, क्योंकि बहुत सारे अपने जो दैनिक लाइफ में, दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा काम में आने वाले तत्व कौन से हैं? पी ब्लॉक तत्व के होते हैं, ठीक है। और सर्वाधिक काम भी यही आते हैं, इसलिए पी ब्लॉक तत्व प्रतिनिधि तत्व या प्रधान तत्व कहलाते हैं। इनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आता है? पी उपकोष में आता है। पी उपकोष में आता है, ठीक है। पी उपकोष में कितने होते हैं बताओ? पी उपकोष में अपने पास होते हैं 6। कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए इनके वर्ग भी 6 हैं। 1 2 3 4 5 6। क्लियर? और अब बात करते हैं डी। डी में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं बच्चों? 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी 5 है और इलेक्ट्रॉन आएंगे 10, इसलिए इनके वर्ग कितने हैं? 10। क्लियर? ठीक। और एफ उपकोष में कितने आते हैं? 14। तो इनके वर्ग कितने होते हैं अपने पास? 14 वर्ग होते हैं। अब बात करते हैं आवर्त। आवर्त अपने पास आवर्त सारणी में 7 हैं, वर्ग है अपने पास 18। अब अपने सभी जो समूह हैं, 4 समूह, उनको अलग अलग अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जो अध्ययन करेंगे वो है अपने पास एस ब्लॉक के तत्व। क्या है? एस ब्लॉक के तत्व। ब्लॉक तत्व, ठीक है। इनकी परिभाषा ये है, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है। प्रवेश करता है, क्या कहलाते हैं? एस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। एस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। क्लियर? अब देखो अपने पास 2 वर्ग हैं, साथ के साथ आपको इनकी ट्रिक भी करवा देंगे। सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम। क्लियर है? पोटेशियम,
रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। तो याद रखने की ट्रिक है, उसे से अपने को याद रखना है। ये है HLNA, इसे बोलते हैं हेलिना। हेलिना हाइड्रोजन लिथियम सोडियम की रब से फरियाद, हेलिना ने रब से फरियाद की कि इस बार तो पास करवा दो, 3 साल हो गए रहते हुए, इस बार तो पास करा दो। तो ये पहला वर्ग है, ठीक है, तो इस बार पास करवाएंगे। तो ये पहला वर्ग होता है, इसे बोलते हैं 1s1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसका 1s1, ठीक है। और पूरे एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता देता हूं मैं आपको। एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NS 1 से लेकर 2 तक। क्लियर? ये जो है होता है, इसके 2 भाग हैं, एस ब्लॉक के 2 भाग हैं, 2 भाग हैं। जो वर्ग 1 है, 2 वर्ग है, ठीक है, उसे बोलते हैं क्षार धातुएं। ये सारी क्या होती है, क्षारों का निर्माण करती है, इसलिए क्षार धातुएं बोलते हैं। उदाहरण LiOH, NaOH, KOH आदि, ठीक है। अब क्या होता है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इनके बाह्यतम कोश में क्या 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए बोलते हैं NS1। क्लियर बच्चों? बहुत आसान है। तो जो एस ब्लॉक में जो प्रथम वर्ग होता है उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबेडियम सीजियम फ्रेंसियम होता है, ठीक है। इनके बाह्यतम कोश में कितने होते हैं अपने पास, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर? इसलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NS1 होता है। क्लियर? याद रख लो। अब याद रखना, ये सारे क्या होता है, एक वर्ग होता है, एक परिवार के रूप में जाना जाता है, ठीक है। क्योंकि इन सभी के गुण क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, दूसरा वर्ग। एस ब्लॉक में जो वर्ग 2 है, 2 भाग बताए ना मैंने, वर्ग 2। वर्ग 2 में आती है क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं। और वो अपने पास कौन सी है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये धातुएं आती है अपने पास। क्षार मृदा धातुएं आसानी से मिट्टी में मिल जाती है एस के रूप में, ठीक है। इसे देखो, याद रखना बहुत आसान है। देखो, बेटा मांगे, बेटे की मांगे बहुत हैं, बहुत मांगता है। कन्या, बेटा कन्या मांग रहा है, देखो। और सुंदर, वो भी सुंदर कन्या मांग रहा है। और फिर क्या करेगा, बाप तो रोएगा ही, क्योंकि उसके पैसे लगेंगे, ठीक है। बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप रोए, बाप तो रोना ही है, ठीक है। तो ये अपने पास कौन से होते हैं, वर्ग 2। और वर्ग 2 में क्या होता है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 होता है। क्लियर? तो ये एस ब्लॉक के तत्व हैं जिनके बाह्यतम कोश में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है वो किस में भरा जाता है, एस उपकोश में भरा जाता है। और ये सभी क्या क्रियाशील धातु हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिया करती है, ठीक है। और इसमें लिख देते हैं गुण, इनके छोटे मोटे गुण हैं। ये सभी क्रियाशील धातुएं हैं, क्रियाशील धातुएं हैं, यानी बहुत तेजी से क्रिया करती है, ठीक है। जैसे अपने कह दें, ये अपने पास है हीलियम लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये इतनी क्रियाशील होती है, इन्हें तेल में रखा जाता है। सोडियम पोटेशियम तेल, केरोसिन तेल में रखा जाता है, क्योंकि बाहर निकालते क्रिया कर लेती है, पानी में डालते ब्लास्ट करती है। क्लियर? क्रियाशील धातुएं हैं। और ठीक है,
और ये जिनके बाद बाहर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या 2 होती है। तो क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देती है, संख्या इनकी ऑक्सीकरण संख्या 2 होती है, ठीक है। और तो फिर इनके बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? इनकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी। इनकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है क्षार धातुओं की, और क्षार मृदा धातुओं की कितनी होती है? +2 होती है। ये तो पढ़ लिया अपने कौन से? S ब्लॉक तत्व। अब बात करते हैं P ब्लॉक तत्व की। किसकी बात करें? P ब्लॉक तत्व। P ब्लॉक तत्व, तो इनकी परिभाषा सिंपल होती है, वे तत्व जिनके बाह्यतम कोश में जिनके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन P उपकोश में प्रवेश करते हैं, में प्रवेश करते हैं, क्या कहलाते हैं? P ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2 NP 1 से 6। अब P में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? P उपकोश में इलेक्ट्रॉन आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 1 में 2, तो 3 में कितने आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसलिए इनके वर्ग कितने हैं? 6 वर्ग हैं। क्लियर है? P उपकोश में कितने आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, अधिक से अधिक, इसलिए इनके 6 वर्ग हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इसके बारे में छोटी मोटी बातें कहते हैं। इनको प्रतिनिधि तत्व कहा जाता है। प्रतिनिधि तत्व, निरूपिक तत्व, ठीक है, और मुख्य वर्ग के तत्व ये भी कहा जाता है। इनके नाम और भी है, नाम है प्रतिनिधि तत्व, या बोल दें मुख्य वर्ग के तत्व। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका क्या होता है? उपयोग बहुत ज़्यादा होता है दैनिक जीवन में। अब ये हुए हैं कौन कौन से, देख लेते हैं। तो वर्ग 13 से स्टार्ट होते हैं, वर्ग 13, ठीक है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो क्या है? बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, थैले में हमने सब कुछ डाल दिया है। तो ये बोरॉन परिवार है, ठीक है। ये कौन सा है? बोरॉन परिवार, ठीक है बच्चों, क्या याद रखना है? बोरॉन परिवार, बोरॉन परिवार। उसी टाइप से आगे वाला वर्ग आएगा, वर्ग 14, ठीक है। वो अपने पास कौन सा है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये है। सीता जी कह रही है, कहे सीता जी सुनो, कहे सीता जी, दुखी होके कह रही है सीता जी, सुनो प्रभु, प्रभु को कह रही है दुखी होके, भाई हमारी भी सुनो, हम भी तो बैठे हैं। और इसमें आता है कार्बन सबसे ज़्यादा कंपाउंड बनते हैं, इसलिए उसे बोलते हैं कार्बन परिवार, कार्बन परिवार। अब बात करते हैं वर्ग 15 की, वर्ग 15 की, ठीक है। वो है अपने पास नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक,
बिस्मथ, बताएं ट्रिक। तो नाना पाटेकर, क्लास में नाना पाटेकर बैठे हैं, आज सबके बीच हैं। भाई नाना पाटेकर आज सबके बीच में बैठे क्लास में, मेरे को ढूंढना है वो कहाँ पर है, बहुत दिन हो गए परेशान करते हैं उसको। ठीक है, तो इसमें जो नाइट्रोजन होता है वो इसीलिए इसे बोलते हैं नाइट्रोजन परिवार, नाइट्रोजन परिवार। क्लियर। अब जाते हैं वर्ग 16 में। कौन सा? वर्ग 16, वो है अपने पास ऑक्सीजन। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टिपोगे तो पकड़े जाओगे। ओल्ड स्टाइल क्या होता है? किताब लेके जाओगे हाथ में, टीचर पकड़ लेगा तो फिर क्या होगा? टीपना मतलब क्या होता है? नकल मारना। ओल्ड स्टाइल से टिपो, ठीक है, उसी टाइप से इसको बोलते हैं ऑक्सीजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार। वर्ग 17 में चलते हैं अपने। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। फिर कल बाहर आई आंटी, आई आंटी, आंटी जी आज बाहर आ गई है तो आंटी पुलिस बुला लेगी। क्लियर। तो ये जो वर्ग होता है उसे बोलते हैं क्लोरीन परिवार, क्लोरीन परिवार। क्लोरीन ज़्यादा यौगिक बनाता ना। अब आता है वर्ग 18, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, दिनॉन, रेडॉन। तो हिना गई एक्सरे कराने, तो एक्सरे उसने गलत करा लिया, कराना था कान का, करा के आ गई नाक का, दोबारा कराने भेजना पड़ेगा। हिना ने और कराया एक्सरे, हिना ने और करवा लिया एक्सरे। तो ये अपने पास जो है इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं नोबल गैस परिवार, नोबल गैस। इसमें सारी अक्रिय गैसें हैं, अक्रिय गैस। क्लियर। तो ये अपने पास वर्ग पी ब्लॉक के तत्व हैं। इन्हें निरूपिक तत्व, मुख्य प्रतिनिधि तत्व आदि कहा जाता है। क्लियर। और इनमें इनके विशिष्ट नाम भी हैं, जैसे अपने पास जो अपने पास ऑक्सीजन परिवार है उसे बोलते हैं चैल्कोजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चैल्कोजन बोला जाता है। चैल्कोजन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि चैल्क का मतलब होता है अयस्क, यानी ऐसे तत्व जो अयस्क बनाते हैं, अयस्क बनाने वाले। ठीक है। वर्ग 17 को बोला जाता है हेलोजन। हेलोजन का मतलब होता है लवण बनाने वाले। हेलस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लवण, जन मतलब बनाने वाले। ठीक है। तो वर्ग 17 को हेलोजन बोला जाता है, वर्ग 16 को चैल्कोजन बोला जाता है, वर्ग 15 को बोला जाता है निकोजन्स बोला जाता है। निकोजन्स का मतलब होता है जहरीली गैसें बनाने वाले, जहरीली गैस बनाते हैं। इस ग्रुप के सारे तत्व हाइड्रोजन के साथ जहरीली गैस बनाते हैं, तो क्या होता है? इसे निकोजन्स बोलते हैं। बस नाइट्रोजन नहीं बनाता, ठीक है, बाकी सब भी बनाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने डी ब्लॉक की तरफ। ठीक है। तीसरा डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व। अब देखो डी ब्लॉक में क्या होता है, ये परिभाषा तो आपको समझ में आ चुकी होगी कि इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में प्रवेश करता है। वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम डी उपकोष में प्रवेश करता है,
प्रवेश करता है, क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? होता है n-1 डी। डी में 1 से 10 आते हैं और ns2। क्लियर? तो इनमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक कोश अंदर प्रवेश करते हैं, ये होता है n कोश, जिसे बोलते हैं बाह्यतम कोश। बाह्यतम कोश। तो पहले तो ये भर जाता है ns2, फिर आता है एक कोश अंदर, जिसे बोलते हैं n-1 कोश। ठीक है, कोश, जिसे बोलते हैं अपने उपांतिम कोश। क्या बोला जाता है? उपांतिम कोश। तो डी ब्लॉक के तत्वों में इलेक्ट्रॉन एक कोश अंदर भरे जाते हैं। क्लियर? इसलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा है। इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व इसलिए कहे जाते हैं कि इनमें किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था मतलब इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद अवस्था में डी कक्षक अपूर्ण होता है, अपूर्ण होता है। क्लियर? इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? संक्रमण तत्व बोला जाता है। क्लियर? अब क्या होते हैं कि इनमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो डी कक्षक होते हैं, डी कक्षक होते हैं, उनमें बहुत सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस कारण क्या होता है, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं अधिकतर क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। ठीक है, और चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। क्या होते हैं? रंगीन होते हैं और चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, वो ये है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी, ठीक है, डी ब्लॉक तत्व हैं, परंतु संक्रमण तत्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? तो आंसर अपने लिख लेंगे। आंसर ये है क्योंकि इनकी किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था में, किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था में डी उपकोश पूर्ण रूप से भरा होता है। मतलब कोई भी ऑक्सीकरण अवस्था ले लो, डी उपकोश पूर्ण रूप से भरा रहता है। और संक्रमण तत्व होने के लिए क्या जरूरी है? डी खाली होना चाहिए, चाहे 9 हो, 10 नहीं होने चाहिए। ठीक है, 8 हो, 10 हो गए तो वो संक्रमण तत्व नहीं कहलाता। संक्रमण के लिए खाली होना चाहिए, यानी उसमें कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा तब संक्रमण होगा ना, तो खाली रहना चाहिए। अब बात करते हैं एफ ब्लॉक तत्व की, यानी जो फोर्थ अपने पास आता है वो उसे बोलते हैं एफ ब्लॉक तत्व। एफ ब्लॉक तत्व। तो इनमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन 2 कोश अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, कितने कोश? 2 कोश अंदर प्रवेश करता है। ये बार वाला एन कोश, जिसे बोलते हैं बाह्यतम। ये वाला है n-1 कोश, जिसे अभी बोलते हैं, वो बताया आपको, उपांतिम। इसे बोलते हैं n-2 कोश, जिसे बोलते हैं पूर्व उपांतिम। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब भी करेंगे, पर पहले इसकी परिभाषा लिख लें, जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 F उपकोश में प्रवेश करता है, में प्रवेश करता है। क्या कहलाते हैं? F ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है इसका? यानी इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं? n-2
F 1 से 14, N-1 D 0 से 1, NS2। काफ़ी बड़ा है पर एग्ज़ाम में डायरेक्ट आ जाता है। क्लियर। F ब्लॉक के दो टाइप हैं, दो प्रकार हैं। F ब्लॉक तत्वों के दो प्रकार हैं। पहला है लेंथेनाइड तत्व, और दूसरा है अपने पास एक्टिनाइड। इनके बारे में अपने विस्तार से क्लास 12 में पढ़ेंगे, जिसमें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड होते हैं। अभी तक आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड संख्या में 14 होते हैं। लेंथेनम के बाद आने वाले 14 तत्व क्या कहलाते हैं? लेंथेनाइड। एक्टिनियम के बाद आने वाले 14 तत्व क्या कहलाते हैं? एक्टिनाइड कहलाते हैं। तो आज अपना जो पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन था वो अपने क्या कर दिया, काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया। अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, ये 92 नंबर दिख रहा है आपको, 92 नंबर। 92 नंबर में क्या? यूरेनियम। यूरेनियम के बाद में आने वाले सारे तत्व क्या होते हैं? काफ़ी भारी होते हैं और कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? परा यूरेनियम तत्व। क्या बोला जाता है? परा यूरेनियम तत्व। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, परा यूरेनियम तत्व। यूरेनियम 92 के बाद आने वाले तत्व कृत्रिम होते हैं, इसलिए इन्हें परा यूरेनियम तत्व कहते हैं। ठीक है। तो आज के लिए अपने इतना ही करेंगे, और तब तक आप जुड़े रहिए लगातार और बहुत ही ढंग से पढ़ते रहिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। तब तक अपने मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।